अस्सलाम वालेकुम, होप यू आर डूइंग वेल। आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो है, देखिए पीएससी ने जो क्वेश्चन पेपर दिया था प्लस टू लेक्चरर के लिए, जो क्वेश्चन पेपर आया था तो उसके बारे में। तो पहले मैं ये बताना चाहूँगा, जो क्वेश्चन पेपर इसमें दिया हुआ था इसमें बहुत सारे शिकायतें बहुत सारे कैंडिडेट्स की तरफ से हुई। जैसे ये क्वेश्चन पेपर जो था ये हायर लेवल का था। कुछ ये बता रहे थे कि ये जो क्वेश्चन पेपर आया था ये बहुत ही लेंथी था, कि इसमें जो हमें ये पढ़ने को मिला वो इस तरह था कि हमें पढ़ने में टाइम हो गया और फिर क्वेश्चन करने के लिए हमें हमारे पास टाइम नहीं बचता था। मतलब कि बहुत कम टाइम में इतना सारा इस तरह का पेपर जो पढ़ने में वक़्त ले सकता है, तो इसके लिए टाइम और ज़्यादा होना चाहिए। तो उस हिसाब से भी ये काम था। और जो मैंने इसके बारे में एनालिसिस की वो ये है कि इस क्वेश्चन पेपर में मैंने पाया कि जो ये क्वेश्चन पेपर है, इसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए थे, वो यूजीसी नेट या जो जेआरएफ या जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए या प्रोफेसरशिप के लिए या एमफिल पीएचडी एंट्रेंस के लिए जो प्रिपेयर करते हो, तो उनके लिए वो क्वेश्चन पेपर सही था। उनके लिए अगर वो क्वेश्चन पेपर हो जाए यूजीसी नेट या स्टेट लेवल के जो एलिजिबिलिटी टेस्ट लिए जाते हैं, तो उसमें अगर उस तरह का क्वेश्चन पेपर होता तो वो सही। जब हम प्लस टू लेक्चरशिप की बात करते हैं तो उसके लिए वो बिल्कुल भी सही नहीं था, क्योंकि उसमें जो हमें प्लस टू लेक्चरर को जो ज़रूरत है जब वो हायर सेकेंडरी लेवल पे पढ़ाने जाएगा 11th या 12th के लिए, तो उस तरह के कैंडिडेट को उस लेवल का क्वेश्चन पेपर देना यूजीसी नेट या जेआरएफ लेवल के या पीएचडी या एमफिल लेवल के, मुझे लगता है कि ये नाइंसाफी है उस कैंडिडेट के लिए जिसने प्लस टू लेक्चरशिप के लिए भी फॉर्म भरा था और फिर एग्जाम में आए हुए थे। तो ये डिस्करेजिंग भी है एक कैंडिडेट के लिए, जब वो एक इस तरह के एग्जाम में प्रिपेयर होते हैं तो वो चाहते हैं कि उसका ख्वाब जो उसने बहुत वक्त से रखा हुआ होता है और उसने पढ़ाई की होती है, वो सिलेबस के हिसाब से देखता है और उस स्टैंडर्ड के हिसाब से देखता है, तो उसका पर्सपेक्टिव होता है कि वो किस तरह से इसमें जो सही तरीका है, एक जेन्युइन या जस्टिफाइड तरीका जो पढ़ने का है वो इख्तियार कर लेता है। लेकिन फिर इस तरह की जो क्वेश्चन पेपर आते हैं तो ये डिस्करेजिंग है। इससे हिम्मत टूट जाती है। क्या ऐसा लगता है कि बस एग्जाम हॉल में बैठना था, फिर अपना टाइम गुजर जाए और फिर एक कैंडिडेट को अपना वो क्वेश्चन पेपर उठा के आंसर शीट उनके हवाले करके चला जाना है और रिजल्ट उसके हाथों में है। उसको खुद पता है कि उसके जहन में बैठा है ऑलरेडी रिजल्ट की वो इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व नहीं कर पाए, वो असल में एलिजिबल नहीं होने चाहिए इस चीज के लिए, वो इसका हक नहीं रखते। उसको खुद ये तसल्ली दी जाती है कि आप प्लस टू लेक्चरर बनने के लायक नहीं है, क्योंकि आप में उतनी काबिलियत उतनी सलाहियत नहीं है। तो ये उस तरह का पेपर था। तो लेकिन जो मैंने कोशिश की, अब इस क्वेश्चन पेपर को बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो वेट कर रहे होंगे कि इसका क्वेश्चन पेपर में किस तरह के आंसर्स आने चाहिए। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन पेपर जो आया था, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे कैंडिडेट्स इसमें वेट कर रहे होंगे कि असल में इस क्वेश्चन पेपर को किस तरह से सॉल्व कर रहा था, तो कि इसमें आंसर्स कैसे बनने चाहिए थे। बहुत सारे कैंडिडेट्स बहुत सारे कैंडिडेट्स इंतजार करते होंगे कि इस क्वेश्चन पेपर को किस तरह से सॉल्व करना था या इसको किस तरह से देखना था। तो मैंने इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रखा है और मैंने इसको एक्सप्लेन भी मैं करूंगा कि कहाँ पर किस तरह के आंसर इसमें पढ़ेंगे और वो कैसे एक आंसर को जस्टिफाई कर रहे हैं। तो पहले में क्वेश्चन नंबर वन जो मैं इसमें पढ़ूंगा वो है जॉन मिल्टन्स प्रोज ट्रैक्ट, जो एरोफेजिटिका के बारे में है। लाइक जॉन मिल्टन्स प्रोज ट्रैक्ट एरोफेजिटिका इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट eloquent defenses of freedom of the press in English literary history। तो इसमें देखना था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट्स मिल्टन सेंट्रल फिलोसफिकल आर्गुमेंट अगेंस्ट द लाइसेंसिंग ऑर्डर ऑफ 1643। तो इसमें ये देखना है कि इसका आंसर क्या था। इसमें ऑप्शंस हमारे पास थे ए बी सी एंड डी। तो आपने वो ऑप्शंस आपको पता होगा कि उसमें क्या ऑप्शंस थे। तो मैं सीधे जाता हूँ कि इसमें कौन सा ऑप्शन इसका आंसर पड़ेगा। इसमें जो करेक्ट आंसर ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी।
जिसमें मिल्टन argues that the moral and intellectual growth of individuals depends on exposure to both good and evil ideas, and that true virtue is forged by critical engagement rather than passive obedience. तो ये इसका आंसर बनता है. तो ये आंसर इस किस तरह से इसको जस्टिफाई कर रहा है, इसमें जो मिल्टन जो है एरोपैजिटिका 1644, ये असल में एक पैशनेट आर्गुमेंट है अगेंस्ट पार्लियामेंट्री लाइसेंसिंग ऑर्डर ऑफ 1643, जिसमें रिक्वायर है जो भी बुक्स जो थे जिनको लाइसेंस मिलना चाहिए था पब्लिकेशन से पहले, तो इसमें ये देखना था मिल्टन का जो सेंट्रल आर्गुमेंट था वो ऑफन इसी पर समराइज होता है कि इसी फ्रेज पे, द लिबर्टी टू नो, टू अटर एंड टू आर्ग्यू फ्रीली अकॉर्डिंग टू कॉन्शियंस. तो इस हिसाब से इसमें जो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर बैठता है. तो इसमें जो फिलोसफिकल आर्गुमेंट, जैसे मिल्टन बिलीव करते थे कि ट्रू मॉरल एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ रिक्वायर्स ए क्रिटिकल एंगेजमेंट और विद ऑल आइडियाज. तो एक्सपोजर इसमें दोनों चीज़ों पे आता है, गुड एंड इविल आइडियाज. तो इसमें ये स्टेट कर रहा है बड़ी शोहरत के साथ, आई कैनॉट प्रेज ए फ्यूजिटिव एंड क्लाइस्टर्ड वर्च्यू unexercised and unbreathed, that never sallies out and seeks her adversary. He believed that individuals must be trusted to choose the good. कि individuals जो है वो trust, उनसे ये चीज होना चाहिए कि वो अच्छाई को चूज करे. तो इस तरह से ये प्रोसेस बनाता है जेन्युइन वर्च्यू की और न कि एक पैसिव ओबीडियंस की, जो इस सेंसरशिप में इंप्लाई करता है. तो इस तरह से इसमें ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर था. तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें, इन द लाइफ एंड ओपिनियंस ऑफ ट्रिस्टम शैंडी जेंटलमैन, लॉरेंस स्टर्न एम्प्लॉयज वेरियस नॉन लीनियर डिसरप्शंस एंड पैराटेक्सचुअल डिवाइसेस. तो इसमें क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज मोस्ट एक्यूरेटली अलाइन्स विद बोथ. First, the exact placement and function of Stirner's typographical experiments, and second, the metafictional commentary they evoke in relation to Locke's theory of human understanding. तो अब इसमें ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें पड़ता है, कौन किस ऑप्शन के साथ इसका अलाइन करता है. तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, जिसमें द मार्बल्ड पेज इन वॉल्यूम 3 चैप्टर 36, द एस्टेरिक फिलर पेज इन वॉल्यूम 9 चैप्टर 4 बोथ फंक्शन, और इसकी जो रिलेशनशिप टू लॉकीज फिलॉसफी है, तो ये इस तरह से इसके साथ बैठता है. तो इसमें ये जो असर दिखाता है इस लॉकीज का, तो इसका आंसर ऑप्शन सी बनता है. और इसके साथ साथ जो ऑप्शन सी है इसमें ये अंडरस्कोर करता है एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज लाइक नैरेटिव कोहेरेंस, दिस ऑफ मिसिंग स्टोरी, डिफिकल्ट विदाउट कंक्रीट सेंसरी एक्सपीरियंस. और इसी तरह से एक्चुअली जो रीडिंग द टेक्स्ट जो है, जो इसमें ओमिट किया गया था या विजुअली जो ऑब्सक्योर्ड है, वो टिपोग्राफिकल एक्सपेरिमेंट को डायरेक्टली लिमिट करता है लॉकियंस एम्पिरिसिज्म को. इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो लिया गया था सैम शेफर्ड्स Buried Child. तो वो क्वेश्चन बनता है, इन Buried Child सैम शेफर्ड reconfigures the American pastoral myth through disjunctive dialogue and symbolic imagery. तो क्वेश्चन है इसमें, which of the following combination most precisely identifies number 1 the scene where the buried child is first alluded to be Hallie in a veiled manner. Second, the stage direction that buried child is first alluded to be Hallie in a veiled manner. Second, the stage direction that underscores the erosion of generational continuity. And third, the critical lens under which these elements most directly subvert Frederick Jackson Turner's frontier thesis. तो इसमें आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन किसके साथ मैच होता है.
तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं जिनको आपको जोड़ना है। फिर इसमें से आंसर ऑप्शन आएगा आपका ए, बी, सी, डी। तो इसमें देखना है कि इसमें कौन सा आंसर पड़ता है। तो इसमें जो आंसर ऑप्शन है, करेक्ट आंसर वो है ऑप्शन नंबर सी, जिसमें थर्ड एंड फोर्थ इसके साथ बैठता है। जैसे इसमें जो एज्यूम करता है क्वेश्चन को, वो इंटेंड करता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट सेट ऑफ एनालिसिस, जैसे द प्ले सबवर्ट्स फ्रेडरिक जॉक्सन्स टर्न ऑफ फ्रंटियर थीसिस which posited the frontier as a place of democratic renewal and self-reliance by depicting the farm as a landscape of decay, incest, and repressed crime. Gothic pastoral framework और जो साइकोएनालिटिक एग्रेरियन रीडिंग जो फोर्थ है, ये दो स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिटिकल लेंसेज है जो सबवर्जन में आते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है थर्ड, वो कंटेन करता है मोस्ट प्रिसाइज प्रेफरेंस टू द टेक्स्ट इटसेल्फ। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आंसर पड़ता है सी ऑप्शन। फिर इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये दिया हुआ है कि मैच ईच प्ले बाय महेश दत्तानी list 1 with the specific element list 2nd that appears in that play, ensuring precision in act, scene and thematic function। तो इसमें हमें देखना है कि इसका क्या मैचिंग रहेगी, इनकी किसके साथ इनका मैच देना है। तो इसमें जो आंसर ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें हम देखते हैं कि जो फाइनल सॉल्यूशन जो यहां से दिया हुआ है, तो मैच होता है द रिवलेशन दैट अ फादर रिफ्यूज वाटर टू मुस्लिम नेबर्स ड्यूरिंग द पार्टीशन राइट्स, और डांस लाइक अ मैन, तो ये मैच होता है द प्रोटैगनिस्ट रिकॉल्स बीइंग लॉक्ड आउट ऑफ अ प्रैक्टिस रूम टू प्रिवेंट हिज परस्यूट ऑफ भरतनाट्यम। थर्ड, ब्रेवली फूड द क्वीन, ये मैच होता है द ट्रूथ अबाउट अ डॉटर्स डिसेबिलिटी बीइंग द रिजल्ट ऑफ हर फादर्स वायलेंस, और धारा जो कंजॉइनेटिवनेस सेपरेशन ड्राइवन बाय जेंडर बायस। तो ये इसमें इस तरह का ऑप्शन बनता है। तो इस तरह से ये मैच होता है इसके साथ। तो इसमें जो ये जस्टिफाई इसका आंसर जो होता है, ये ऑन द बेसिस ये होता है कि जो इसमें पेयरिंग जो है वो एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट करते हैं सेंट्रल थीमेटिक कंसर्न्स को और स्पेसिफिक प्लॉट पॉइंट्स ऑफ महेश दत्तानी's वर्क्स। सो इस तरह से ये कंसिस्टेंटली एड्रेस करता है इश्यूज ऑफ कम्युनलिज्म, जेंडर रोल, डोमेस्टिक वायलेंस एंड सोसाइटल बायस विद इन द इंडियन अर्बन टेक्स्ट। तो ये इसका ऑप्शन था। तो इस तरह से जो क्वेश्चन नंबर 5 इसमें आता है, गिवन below are two statements, assertion A and reason R। तो assertion A जो है, in Willett, Lucy Snow's narrative unreliability stems not only from her withholding of key events but also from her strategic deployment of euphemistic silence, which Bronte uses to subvert Victorian expectations of female emotional transparency। तो रीजन इसमें आता है आर, Bronte's deliberate allusions in Willett reflect her adoption of the Byronic confessional mode, wherein the narrator's omissions function to intensify narrative intimacy by preserving this sanctity of private sentiment or public revelation। तो इसमें हमें ऑप्शंस जो है ए, बी, सी, डी जो आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी, तो इस पेपर में भी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं इसको। तो इसमें इसका आंसर ऑप्शन जो है वो है करेक्ट आंसर, वो है सी, जिसमें ए जो है वो ट्रू है और जो इसमें बट आर इज फॉल्स, और आर जो है वो इसका वो फॉल्स है, इसमें वो इसका सही रीजन नहीं है और वो फॉल्स स्टेटमेंट भी है। तो इस तरह से ये सी का आंसर है। तो इसके बाद हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। इन एरिस्टोटल पोएटिक्स which of the following statements most accurately reflects his distinction between
history and poetry while remaining faithful to the original Greek conceptualization. इसमें जो ऑप्शंस है ए बी सी डी, इसमें से इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन ए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन लिया हुआ है अरिस्टोटल, ये जो क्वेश्चन लिया हुआ है अरिस्टोटल्स डिस्टिंक्शन बिटवीन हिस्ट्री एंड पोइट्री, तो इसमें जो ऑप्शन ए जो है पोइट्री कंसर्न्स व्हाट इज पैरेबल और पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ नेसेसिटी और लाइक्लीहुड, whereas history records what has actually happened. तो ये इसका सही आंसर बनता है. टोटल जो है वो पोइटिक्स में बयान करता है कि जो डिफरेंस है हिस्टोरियन और पोइट के बीच में वो है कि एक प्रोज की सूरत में लिखता है और दूसरा वर्स की सूरत में लिखता है. जो हिस्ट्री होती है वो डील करती है पर्टिकुलर्स के बारे में कि क्या वहां पे किसी जगह कोई स्थिति जो है, और जो पोइट्री है खुद ब खुद वो डील करती है यूनिवर्सल्स को कि क्या हो सकता है प्रोबेबिलिटी और नेसेसिटी की बुनियादों पे. तो इस तरह से पोइट्री जो है ये बहुत ही ज्यादा फिलोसफिकल और सुपीरियर है हिस्ट्री से लेकर इस तरह से. तो इसमें से अब जो इसका सही आंसर पड़ता है वो पड़ता है ऑप्शन ए. के बाद हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे. क्वेश्चन नंबर 7 जो है इन ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट 1919 Eliot draws an analogy between the poet's mind and a catalyst in a chemical reaction. तो इसमें क्वेश्चन है which of the following statements most precisely captures the logical implications of this analogy as Eliot develops it without introducing distortions or anachronistic interpretations. तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं ए बी सी डी. तो इसमें जो सही आंसर पड़ेगा हमारे लिए, तो इसमें आंसर पड़ेगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर पड़ेगा क्योंकि ये इलेटस कैटलिस्ट है, एनर्जी के बारे में है. यहाँ पर जो इलेट्स ने जो ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट में जो लिखा है वो ये है कि जो इलेट जो है वो एनालॉजी यहाँ पे लगाता है प्लैटिनम कैटलिस्ट के लिए कि वो आर्ग्यू करता है फॉर द पोइट्स इम्पर्सनैलिटी, जो शायर की इम्पर्सनैलिटी के लिए कि पोइट्स का माइंड जो है वो फैसिलिटेट यहाँ पे करता है द रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन कंबाइनिंग इमोशंस एंड एक्सपीरियंस टू क्रिएट आर्ट. लेकिन वो खुद में कोई तब्दीली नहीं लाता या किसी फाइनल प्रोडक्ट में. इस तरह से जो पोइट्स पर्सनल इमोशंस है उनको दबा दिया जाना चाहिए या उनको ट्रांसेंड किया जाना चाहिए. तो ये इस तरह से इसमें जो ऑप्शन बी जो है वो इसके लिए सही बनता है. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8. Which of the following statements most accurately reflects the chronological interplay between political events and linguistic change in England during the Middle English period circa 1100 to 1500 according to the consensus of leading historical linguists. तो इसमें हमारे पास ऑप्शन ए बी सी डी है. तो इसमें जो सही आंसर पड़ता है क्वेश्चन नंबर 8 का वो है ऑप्शन बी. ऑप्शन बी में जो लिखा है द डिक्लाइन ऑफ एंग्लो नॉर्मन एज अ स्पोकन लैंग्वेज among the English upper classes began before the loss of Normandy in 1204 but accelerated in the 13th century due to reduced cross-channel aristocratic ties. तो इसका सही आंसर बनता है क्योंकि आपने देखा होगा कि जो इसमें शिफ्ट जो शुरू से है कि जो पॉलिटिकल जो फॉर्मल पॉलिटिकल सेपरेशन हुई है फ्रांस में 1204 में, वो एक क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट था. तो इसकी वजह से जो एंग्लो नॉर्मन नोबिलिटी टू चूज लॉयल्टीज सबस्टेंशियली फिर उनको रिड्यूस कर देना और फिर सबस्टेंशियली रिड्यूस कर देना कनेक्शंस टू फ्रांस और एक्सेलरेट कर देना सोशल या लिंग्विस्टिक शिफ्ट को इंग्लिश की तरफ 13th सेंचुरी में. तो इस वजह से ये इसका आंसर बनता है कि ये इस हालात की बिना पर कि जो द तो इसका आंसर ऑप्शन जो है इस तरह से है
Option B, the decline of Anglo-Norman as a spoken language among the English upper classes began before the loss of Normandy in 1204, but accelerated in the 13th century due to reduced cross-channel aristocratic ties. तो इस तरह से ये इसका आंसर बनता है. तो इसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9. In the Custom House preface to the Scarlet Letter, Nathaniel Hawthorne draws an elaborate parallel between his own position as a surveyor of the revenue and the fictional narrator's excavation of the Scarlet Cloth Letter. Which of the following interpretations most precisely accounts for Hawthorne's self-reflexive strategy in this forming device? तो इसमें जो हमारे ऑप्शंस दिए हुए हैं ABCD, तो इसमें से इसका जो सही आंसर है जो वो है ऑप्शन नंबर ए. इसमें ये जो ऑप्शन ए है, इट ऑपरेट्स एज ए मेटाफिक्शनल mediation between the author's historical consciousness and the reader's suspension of disbelief, foregrounding the instability of moral judgment in a Puritan context. स्ट्रैटेजी है, तो इसकी वजह से ये क्रिएट करता है लेयर ऑफ एक्शन, जैसे द डिस्कवरी ऑफ द स्कारलेट लेटर डॉक्यूमेंट टू फ्रेम द मेन नैरेटिव, और इस तरह से अलो करता है हाउथॉर्न्स को कि वो रिफ्लेक्ट करे ऑन द नेचर ऑफ हिस्ट्री, फिक्शन, और उसकी कनेक्शन क्या है सैलमस प्यूरिटन पास्ट, जिसकी वजह से वो अक्सर रिजल्ट होता है कमेंट्री में या ऑन मॉरलिटी में. इसके बाद हमारे पास बनता है क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 इज इन किंग लेयर एक्ट 4 सीन 6, एडगर disguised as poor Tom offers this cryptic counsel to the blinded Gloucester, fill in the blanks exactly as they appear in the first quarto 1608, text not the first folio 1623. So men must endure their going hence dash dash dash. 4 options we have. So the right answer of this question is option number A, कि जिसमें even as they are coming hither ripeness is all, क्योंकि इसमें जो प्रिसाइज फ्रेजिंग ऑफ फेमस लाइन जो 1608 क्वाटो में लिया है, और बाद में जो फोलियो टेक्स्ट जो है वो डिफर स्लाइटली करता है, लेकिन जो क्वाटो 1 लाइक Q1 वर्जन जो है उसमें शामिल है कंप्लीट थॉट, जो भी इस क्वेश्चन में यहाँ पे रिक्वेस्ट किया हुआ है. जो आंसर ऑप्शन बनता है इसमें, तो वो ऑप्शन ए बनता है.